भौतिक विज्ञान से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सभी लोग को मालूम होगा, सभी लोग याद किए होंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। इसका आंसर भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। उत्तर क्या है, अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, हमेशा के लिए याद कर लेना है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, इसमें क्या बोला है, हीरा क्यों चमकता है। सभी लोग को मालूम होगा, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। इसका भी आंसर लिखा हुआ है, देख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न इसमें क्या है, सूर्य सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, क्यों। जब सूर्य निकलता है, उगता है, सूर्योदय होता है, तो निकलने से यानी कि सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, क्यों, तो अपवर्तन के कारण। हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो इसका भी आंसर लिखा हुआ है, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न इसमें क्या है, सूर्य सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, क्यों। जब सूर्यास्त हो जाता है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। तो इसका भी आंसर लिखा हुआ है, देख लीजिए, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों। अब यहां पर समझिएगा, सूर्य जब उगता है, निकलता है, सूर्योदय होता है और सूर्यास्त जब होता है तो लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। तो यहां पर देख लीजिए, आंसर लिखा हुआ है प्रकीर्णन के कारण। और इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको समझना है अपवर्तन प्रकीर्णन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो याद कर लीजिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, आसमान नीला दिखाई देता है, क्यों। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो आसमान नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं, प्रकीर्णन के कारण। इसका भी आंसर लिखा हुआ है, प्रकीर्णन के कारण। तो वीवीआई प्रश्न है, इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, हरा कपड़ा लाल रंग में कैसा दिखाई देगा। अब यहां पर समझने का है, यहां पर समझिएगा, हरा कपड़ा, कपड़ा कैसा हरा है, और हरा कपड़ा में अगर क्या बोल रहा है, हरा कपड़ा लाल रंग में कैसा दिखाई देगा। जैसे हरा कपड़ा है, अगर उसमें लाल प्रकाश डाल दिए, लाल प्रकाश में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है, लेकिन समझना कि काला क्यों दिखाई देगा, हरा कपड़ा है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से बना लेता हूँ, ये कपड़ा है और कैसा है, हरा कपड़ा है, और इधर से प्रकाश दे रहे हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, इधर से प्रकाश दे रहे हैं, कैसा प्रकाश दे रहे हैं, तो लाल रंग का प्रकाश दे रहे हैं। तो लाल रंग में समझिएगा, जो श्वेत रंग होता है उसमें 7 रंग होता है, लेकिन लाल रंग में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही रहता है। लाल रंग में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही है। तो हरा कपड़ा है तो लाल रंग का प्रकाश हरा कपड़ा में पड़ेगा, तो ये लाल प्रकाश को हरा कपड़ा अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, यानी कि इसको रिटर्न नहीं करेगा। जो कलर रिटर्न होगा हमारी आंखों तक वही कलर दिखाई देगा। तो ये तो हरा कपड़ा है, और ये लाल प्रकाश में देख रहे हैं, लाल रंग में देख रहे हैं, तो लाल प्रकाश को हरा कपड़ा क्या करेगा, अवशोषित करेगा, मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो काला दिखाई देगा। ये समझने का है, एक बार अच्छा से समझिएगा। अगला प्रश्न, अच्छा यहां पर एक बार समझ ही लीजिए। जैसे यहां पर क्या है, हरा कपड़ा है ना, अगर हरा कपड़ा को श्वेत प्रकाश में देखेंगे, सफेद प्रकाश में देखेंगे, तो सफेद प्रकाश में यानी कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, 7 कलर होता है। तो ये हरा कपड़ा है ना, तो श्वेत प्रकाश अगर इधर से जाएगा तो श्वेत प्रकाश में हरा कलर भी है, हरा कलर भी है। तो इधर में 7 कलर इसमें जा रहा है और ये हरा है, तो बाकी हरा को छोड़ के बाकी सभी को ये अवशोषित कर लेगा, हरा कपड़ा अवशोषित कर लेगा। और इसमें हरा है और श्वेत प्रकाश में भी हरा कलर है, तो हरा कलर को वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसके पास खुद हरा कलर है और श्वेत प्रकाश में भी हरा कलर है। तो क्या करेगा, हरा कलर को रिटर्न कर देगा, बोलेगा कि हमको हरा कलर नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी हरा कलर है और श्वेत प्रकाश में भी हरा कलर है, तो उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करेगा तो हमारी आंखों तक वो आएगा, तो जो कलर हमारी आंखों तक आएगा वही कलर आप देख पाएंगे। यहां पर ये समझने का चीज था, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहां पर समझिए क्या बोल रहा है, हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल कैसा दिखाई देगा। वही चीज है, देखिए लाल गुलाब का फूल, तो यहां पर क्या है, गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है और हरा प्रकाश, इधर में हरा प्रकाश दे रहे हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, इधर से हरा प्रकाश जा रहा है तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा,
क्योंकि ये लाल फूल है गुलाब का और इधर से हरा प्रकाश में देख रहे हैं, उसमें हरा प्रकाश डाल रहे हैं, तो हरा प्रकाश में सिर्फ और सिर्फ हरा ही कलर होता है, हरा ही रंग होता है। तो क्या करेगा, लाल गुलाब हरा प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, रिटर्न नहीं करेगा। जो कलर रिटर्न होगा हमारी आंखों तक उसी कलर को आप देख पाएंगे। तो हरा कलर में सिर्फ और सिर्फ हरा कलर है, तो हरा कलर को अवशोषित कर लेगा। जैसे लाल फूल है, अगर इधर से हम सफेद प्रकाश डालेंगे तो सफेद प्रकाश में लाल रंग भी है और गुलाब भी लाल है, तो क्या करेगा, सफेद प्रकाश में देखेंगे तो सफेद प्रकाश में लाल रंग भी है, तो लाल को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको रिटर्न कर देगा हमारी आंखों तक, इसलिए लाल दिखाई देगा श्वेत प्रकाश में। लेकिन हरा प्रकाश में कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। यानी कि लाल गुलाब का फूल हरा प्रकाश में काला दिखाई देगा। और ये लॉजिक को समझना है, कारण को समझना है, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि मैं एक प्रश्न को समझा रहा हूं, इस तरह का बहुत सा प्रश्न बन सकता है, तो वहां पर आपको दिमाग लगाना होगा, कॉन्सेप्ट को लगाना होगा। तो हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न, इसको समझने का कोशिश कीजिए। इसमें क्या बोला है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सूर्य का प्रकाश हो या श्वेत प्रकाश हो या कोई भी हो, बल्ब का प्रकाश हो या ट्यूबलाइट का प्रकाश हो, श्वेत प्रकाश तो उसमें 7 कलर होता है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। 7 रंग। प्राथमिक रंग कौन कौन है, प्राथमिक रंग, ये जो प्रश्न है VVI है, इस तरह का प्रश्न भी आता है। प्राथमिक कलर, प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो प्राथमिक रंग में लाल, हरा और नीला है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, लिखा हुआ है लाल, हरा, नीला। ये क्या है, प्राइमरी कलर, यानी कि यही तीनों कलर को मिला के बहुत सारा कलर बनता है। तो प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक कलर कौन कौन है, लाल, हरा, नीला। इसके बाद द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर। तो द्वितीयक रंग क्या होता है, प्राइमरी कलर के मिलाने से बनता है। द्वितीयक रंग कौन कौन है, तो यहां पर याद कर लीजिए, एक बार मैं इसको समझाऊंगा, पीला, मैजेंटा, सायन। अब यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर मैं ले लेता हूं लाल, मैं बड़ा लिख लेता हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर है लाल, मैंने यहां पर लाल ले लिया। इसके बाद यहां पर खाली रहने देते हैं, यहां पर भी खाली रहने देते हैं। इसके बाद यहां पर ले लेते हैं नीला, समझिएगा, यहां पर है नीला। इसके बाद यहां पर खाली रहने देते हैं, यहां पर बनेगा। और यहां पर ले लेते हैं लाल, लाल, हरा, यहां पर ले लेते हैं हरा। तो प्राथमिक कलर यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, प्राथमिक कलर कौन कौन है, लाल, हरा, नीला, यही 3 कलर को मिला मिलाकर बहुत सा कलर बनाया जाता है। तब अब यहां पर समझिएगा, तो लाल, हरा, नीला क्या है, प्राथमिक कलर। अब यही तीनों कलर को मिलाने के बाद बहुत सा कलर बनेगा। तो प्राथमिक कलर को मिलाकर जो रंग बनता है उसको द्वितीयक रंग कहते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, लाल और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। अब यहां पर थोड़ा ट्रिक यूज कीजिएगा, एल, यहां पर एल यूज करते हैं, एल, एम, एन। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, एल का मतलब लाल, एन का मतलब नीला, तो एम से क्या होगा, आप सुने होंगे मैजेंटा, मजेंटा सुने होंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मजेंटा। एल, एम, एन, याद रखिए ये कंटिन्यू है, एल, एम, एन, तो लाल और नीला मिला के क्या बनेगा, मैजेंटा बनेगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं मजेंटा, मजेंटा। इसके बाद यहां पर समझिएगा, अब यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर हिंदी में ही कुछ दिमाग लगाना है, क्या बनेगा। इसमें तो मैंने बोल दिया एल, एम, एन, जे के एल, एम, एन, जैसे एल, एम, एन कंटिन्यू है ना, तो एल और एन तो लिखा हुआ है, एम का मतलब समझना है मजेंटा। इसके बाद यहां पर हपी, ह, पीला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीला। समझने का कोशिश कीजिएगा, इस लाइन में आपको याद करना है ह, पीला, तो यहां पर पीला, यानी कि लाल और हरा मिलके पीला बनता है। अब यहां पर तो इसमें एक ही कलर बच गया, देखिए, तो यहां पर द्वितीयक रंग में पीला बन चुका है, मजेंटा बन चुका है, एक ही कलर बच गया सायन। तो यहां पर हरा और नीला से क्या बनेगा, सायन कलर बनेगा। तो इस तरीके से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग में आ जाएगा। और लाल, हरा, नीला अगर तीनों को मिला दें, अब यहां पर तीनों मिल रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर कौन कौन मिल रहा है, लाल इधर से मिल गया, इधर से नीला मिल गया, इधर से हरा मिल गया, तो क्या हो जाएगा, श्वेत यानी कि सफेद। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सफेद कलर,
यहां पर मैं स्पष्ट लिख देता हूं ताकि सभी को दिखेगा तो स्पष्ट समझ में आएगा। यहां पर क्या होगा, सफेद या श्वेत, सफेद मैं लिख देता हूं। तो लाल हरा नीला मिलके क्या बनेगा, सफेद बनेगा। अब यहां पर क्लियर हो चुका होगा। द्वितीयक रंग, सबसे पहले प्राथमिक रंग कौन कौन है, लाल हरा नीला। इसके बाद द्वितीयक रंग कौन कौन सा है, तो पीला, मजेंटा और सायन। इसके बाद एक रंग और होता है समपूरक, समपूरक या पूरक। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा पूरक रंग है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दो कलर को मिलाने से श्वेत बन जाता है, उसको कहते हैं एक दूसरे का पूरक या संपूरक। यानी कि वैसा दो कलर जिसको मिलाने से सफेद हो जाता है उसको कहते हैं एक दूसरे का पूरक या संपूरक। अब यहां पर समझिएगा, तो मैंने क्या बोला था कि लाल हरा और नीला को मिलाने से सफेद बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर लाल और नीला इसमें मिल चुका है ना, लाल और नीला मिल चुका है। अगर आप हरा को मिला देंगे इसमें तो ये सफेद हो जाएगा। तो अब यहां पर समझिएगा, मजेंटा प्लस हरा, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का समपूरक है, पूरक है। यानी कि मजेंटा में हरा को मिला देंगे तो श्वेत हो जाएगा। यानी कि जो प्राथमिक कलर है, प्राथमिक कलर यानी कि तीनों प्राथमिक कलर मिलके सफेद कलर बनाता है। तो मजेंटा में ये दोनों तो मिल चुका है ना, लाल और नीला मिल चुका है। अब हरा को मिला देंगे तो ये सफेद हो जाएगा। तो मजेंटा और हरा क्या है, पूरक है। अब यहां पर समझिएगा, तो ये और ये एक दूसरे का पूरक है, ये और ये एक दूसरे का पूरक है। यानी कि यहां पर ये फिगर को समझ लीजिए, नीला का पूरक पीला है और हरा का पूरक मजेंटा है, मजेंटा का पूरक हरा है। ये याद रखना है। सायन का पूरक या संपूरक कौन है, लाल है, और लाल का संपूरक सायन है, एक दूसरे का संपूरक या पूरक। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहां पर लिखा हुआ भी है, नीला पीला एक दूसरे का पूरक है, लाल सायन एक दूसरे का पूरक है, हरा मजेंटा एक दूसरे का पूरक है। एक बार स्टडी करना होगा, सीखना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, देखिए आगे क्या बोलता है। एक बार प्रश्न को पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या बोला है, शून्य में प्रकाश का वेग 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। कांच में प्रकाश के वेग की गणना करें। कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है। अब यहां पर समझिएगा, कांच का अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। यहां पर देखिए इस तरीके से n। तो कांच का अपवर्तनांक Ng लिखेंगे, n और नीचे में g लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कांच का अपवर्तनांक। तो मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, Ng। कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, तो शून्य में, यानी कि क्या लिखा हुआ है, शून्य में प्रकाश का वेग, तो उसको c से डिनोट करते हैं। तो शून्य में प्रकाश का वेग और बटे में कांच में प्रकाश का वेग। तो यहां पर मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं, किसका, वेलोसिटी लिख रहा हूं, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग। ये फॉर्मूला हुआ, समझने का प्रयास कीजिएगा। कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, तो शून्य में प्रकाश का वेग बटे कांच में प्रकाश का वेग। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2 और शून्य में प्रकाश का वेग कितना होता है, सभी को मालूम होता है, आपको याद होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो दिया हुआ है, लिख दीजिए 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड और बटे में क्या है, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग, इसको तो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये 3 तो कटेगा और इसमें यहां पर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे तो 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका आंसर आ चुका है। देखिए आंसर भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और इस तरह का प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न आ गया तो छूटेगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और कहीं पर भी जैसे ये 10 क्लास के बुक में आपको मिल जाएगा। अगर इस तरीके से और ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो 10 क्लास के किताब में मिलेगा, और 10 क्लास वालों को भी इसको पढ़ना है। अगला प्रश्न, अब यहां पर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जल में प्रकाश का वेग दिया हुआ है 2.25 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तथा कांच में 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक
है तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जल में प्रकाश का वेग दिया हुआ है और कांच में प्रकाश का वेग दिया हुआ है और जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है। अब यहां पर समझिएगा, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो यहां पर लिखेंगे कैसे, देखिए तो अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा ये क्या है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक, तो यहां पर n लिखेंगे और नीचे में w यानी कि वाटर लिखेंगे, NW ये जल का अपवर्तनांक है। और बराबर में क्या होगा, जस्ट उल्टा, यहां पर जल में प्रकाश का वेग, तो जल में प्रकाश का वेग कितना है, तो यहां पर लिखेंगे 2.25 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए नीचे में जल का अपवर्तनांक है ना, लेकिन यहां पर ऊपर में लिख रहे हैं जल में प्रकाश का वेग, और यहां पर क्या है, कांच का अपवर्तनांक है, लेकिन कांच में प्रकाश का वेग को यहां पर नीचे में लिखेंगे। ये आपको रिलेशन को समझना होगा। तो इधर में हम लोग वेग को लिख रहे हैं, गति को लिख रहे हैं, लेकिन उल्टा लिख रहे हैं। यहां पर कांच का अपवर्तनांक है, लेकिन कांच का अपवर्तनांक यहां पर है, लेकिन इधर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कांच में प्रकाश का वेग को नीचे रख रहे हैं। तो कांच में प्रकाश का वेग कितना है, 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक बार पढ़िए, सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले निकालना किसको है, इसको, यानी कि Ng को, कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो क्या करेंगे, 2.25 इंटू 10 का पावर 8 और बट्टे में 2 गुने 10 का पावर 8 और इसको इसमें गुना कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, NW। तो NW तो दिया हुआ है, उसका वैल्यू को रख देने से अच्छा रहेगा। जैसे यहां पर रखेंगे क्या, 4/3, तो इसमें गुना हो जाएगा, तो यहां पर 4/3 हो जाएगा। ये तो कटेगा, ये कटेगा, इसके बाद 2 दूना 4 ये कटेगा, इसके बाद 3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सते 21, एक बच गया है, 3 पचे 15 और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहां पर पॉइंट बैठाएंगे और गुने में 2 है, फिर से 2 से गुना करेंगे, 2 पचे 10 के 0, 2 सते 14 और 1 15, 15 के 15 और 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि यहां पर पॉइंट देंगे। लेकिन पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 को हटा दीजिए, तो इसका आंसर इतना ही होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, एक बार तो सीखना होगा, समझना होगा, एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इसी प्रश्न को आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर आप 10 क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 क्लास में भी एग्जाम में आ सकता है, या आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे RRB ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी प्रीवियस ईयर में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी नहीं जानता है कि क्या देने वाला है, इसीलिए आपको तैयारी अच्छा करके रहना होगा। अगला प्रश्न, इसमें क्या बोला है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में क्या बोला है। और इस तरह का प्रश्न अगर आप खोजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैंने 2-3 प्रश्न तो दिया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा 10 क्लास के किताब में मिल जाएगा, साइंस वाला किताब में। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला है, यदि हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो n से भी लिख सकते हैं या एक देखिए म्यू से लिखते हैं, इस तरीके से म्यू। तो यदि हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक, तो यहां पर एयर और यहां पर कांच लिखना होगा। ये क्या है, हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक गुणे, इसके बाद इसी को उल्टा लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, कांच के अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक बराबर 1 होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर Ag है और यहां पर Ga है। अगर इसी को उल्टा करके गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब यहां पर ये 2 में से किसी एक का वैल्यू दिया हुआ होगा। तो क्या दिया हुआ है, यदि कांच की अपेक्षा, यदि क्या लिखा हुआ है, यदि हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक, हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक 2/3 है, तो आप यहां पर 2/3 रख सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कितना है, 3/2 है, तो यहां पर 3/2 रख दीजिए और यहां पर गुना है, तो यहां पर म्यू है और यहां पर जी, यानी कि कांच के अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक, इसको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और ले जाएंगे उधर, तो क्या होगा, म्यू और यहां पर जी, यहां पर ए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर
इसको हटा के इधर लाना है ना, तो देखिए ये नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 नीचे में और 2 ऊपर में गुना होगा, तो यहाँ पर 2 तो आ गया। यानी कि कांच की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक कितना है, इतना ही है। अगर आप सीखे रहते, समझे रहते, तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है। अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका निकालना है, तो जो इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, जस्ट उलट जाएगा। यहां पर क्या हुआ, सिर्फ उल्टा हुआ ना, देख लीजिए सिर्फ उल्टा हुआ। अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका निकालना है, तो जिसका वैल्यू दिया हुआ है बस उसको उलट दीजिए, आंसर आ जाएगा। वही चीज यहां पर हुआ है। तो देख लीजिए आंसर में दिया हुआ है कितना है, 2/3। सही है। तो इस तरह का प्रश्न तो पूछा जाता है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।